आ गया ट्वेल्थ पढ़ाने में आ गया। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल कॉन्सेप्ट विद केएस सर के साथ। तो देखिए बच्चों, देखिए साथियों, देखिए दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस। और 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस में हम जो बुक स्टार्ट करने वाले हैं, और वो उस बुक का नाम होने वाला है कंटेम्पररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। क्या होने वाला है? कंटेम्पररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, समकालीन विश्व में राजनीति। सभी बच्चे चिंतित ना हो, आपके एग्जाम आने तक पूरी की पूरी सीरीज आपके लिए अवेलेबल करा दी जाएगी, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, पूरा प्रयास हमारा रहेगा। बाकी कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि हमने कुछ बातें कही हैं और वो पूरी नहीं हुई हैं, उसके लिए क्षमा करें, उसके लिए माफ करें, ठीक है। चलिए, तो आज स्टार्ट करते हैं हम कंटेम्पररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, समकालीन विश्व में राजनीति। और समकालीन विश्व में राजनीति में सबसे पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे भाई, द एंड ऑफ बाइपोलरिटी, दो ध्रुवीयता का अंत। क्या स्टार्ट करने वाले हैं? दो ध्रुवीयता का अंत स्टार्ट करने वाले हैं। आपके एग्जाम फरवरी में आने वाले हैं, इसलिए ध्यान से पढ़ें, स्टोरी को सुनिए। बिकॉज अगर एसएसटी याद करनी है, अगर एसएसटी को अच्छे से याद करके अच्छे से लिखना है, तो पॉइंटों को छोड़िए, स्टोरी पर फोकस करिए, स्टोरी सुनिए, ठीक है, क्योंकि स्टोरी आपके माइंड में याद रहती है। तो चलिए, सबसे पहला टॉपिक, भाई सोवियत सिस्टम प्रणाली क्या है, ठीक है, कि भाई सोवियत सिस्टम क्या है, सोवियत प्रणाली क्या है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर मैं बात करूं आपसे सोवियत सिस्टम को समझने से पहले, यूएसएसआर को समझने से पहले आपको देखना पड़ेगा कि भाई 1917 में आता है एक सोशलिस्ट रेवोल्यूशन, 1917 में आती है एक समाजवादी क्रांति। और यह समाजवादी क्रांति जो है कैपिटलिस्ट सिस्टम की बुराई करती है, उसको अपोज करती है, पूंजीवादी व्यवस्था की बुराई करती है, और सोशलिस्ट सिस्टम को समाजवादी व्यवस्था की बात करती है, ठीक है। इतना यहां तक कंप्लीट हुआ भाई। अगर बात करें, यह क्रांति कहती है भाई कैपिटलिस्ट सिस्टम को खत्म करो और समाजवाद सिस्टम को लेकर के आओ। इसके साथ साथ में यह क्रांति कहती है कि भाई देश में क्या होना चाहिए, निजी संपत्ति की जो संस्थाएं हैं वो बंद होनी चाहिए, प्राइवेट प्रॉपर्टी की जो अथॉरिटीज हैं वो बंद होनी चाहिए, और सभी के लिए समानता के सिद्धांत को पालन करना चाहिए, सभी के लिए समानता का सिद्धांत होना चाहिए, मतलब प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी सभी के लिए होनी चाहिए। इतना आपको याद रखना है, ये रेवोल्यूशन ऐसा कहता है। और इसी रेवोल्यूशन के बाद में एग्जिस्टेंस में आता है, अस्तित्व में आता है यूएसएसआर। कौन आता है बच्चों, कौन आता है साथियों, कौन आता है दोस्तों? तो 1917 के सोशलिस्ट रेवोल्यूशन, समाजवादी क्रांति के बाद में अस्तित्व में आता है कौन? यूएसएसआर। कंप्लीट है यहां तक? तो सुनिए आगे। अब यूएसएसआर अस्तित्व में आया, तो भाई यूएसएसआर की अगर अपन पॉलिटिकल सिस्टम की बात करें, राजनीतिक व्यवस्था की बात करें, तो यहां पर केवल एक सिंगल पार्टी है जिसे कम्युनिस्ट पार्टी कहा जाता है, और कम्युनिस्ट पार्टी में किसी अदर ऑपोजिशन पार्टी को जगह नहीं है, ना मुन्ना ना, यहां पर किसी भी ऑपोजिशन पार्टी को जगह नहीं है। मतलब पोजीशन वाली भी यही है कम्युनिस्ट पार्टी, और ऑपोजिशन वाली भी यही है कम्युनिस्ट पार्टी। कंप्लीट है बच्चों यहां तक? ठीक है, तो यहां तक तो हमने देखा भाई कि यूएसएसआर एग्जिस्टेंस में, अस्तित्व में कैसे आया, उससे पहले क्या हुआ था, ठीक है। हाँ, अगर बात करें यूएसएसआर की पॉलिटिक्स में, तो यहाँ की जो इकोनॉमी थी, वो यहाँ की जो अर्थव्यवस्था थी, वो बिल्कुल प्लान्ड थी, योजनाबद्ध थी, एंड सरकार के कंट्रोल में थी, राज्य के कंट्रोल में थी, राज्य के नियंत्रण में थी। तो यहां तक तो हमने देखा भाई यूएसएसआर के बारे में कि यूएसएसआर अस्तित्व में। तो चलिए, तो देखिए अब फिर होता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर, दूसरा विश्व युद्ध, 1939 से लेकर के 1945 के अराउंड तक, और उसकी शुरुआत तक। और अगर बात करें दूसरे विश्व युद्ध के बाद में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में क्या होता है स्टूडेंट, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में जो ईस्ट यूरोप की कंट्रीज हैं, अपन बोल सकते हैं कि पूर्वी यूरोप के जो देश हैं, वो किसके कंट्रोल में आ जाते हैं? सोवियत यूनियन के कंट्रोल में आ जाते हैं, क्योंकि सोवियत यूनियन ने इन ईस्ट यूरोप के देशों को आजाद कराया था। किससे? फांसीवाद से, फैसिस्ट फोर्स जो थी उससे आजाद कराया था। मतलब अब ईस्ट यूरोप के कंट्रीज को अगर किसने आजाद कराया है? ईस्ट यूरोपियन ने आजाद कराया है। ईस्ट यूरोपियन ने सॉरी, अगर अपन बात करें ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज को आजाद किसने कराया? सोवियत यूनियन ने कराया है। अगर सोवियत यूनियन ने इनको आजाद कराया है, तो कंट्रोल किसका होगा भैया? सिंपल बात, सोवियत यूनियन का। मतलब अब ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज पर किसका कंट्रोल हो गया? सोवियत यूनियन का कंट्रोल हो गया। और यहाँ की इकोनॉमी पर भी किसका कंट्रोल हो गया? सोवियत यूनियन का कंट्रोल हो जाता है बच्चों, इतना याद रखना है, ठीक है। फिर अगर अपन बात करें, और इन्हीं देशों को, ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज को मिला करके ही सोशलिस्ट ब्लॉक, समाजवादी खेमे के देश, या अपन बोल सकते हैं सेकंड वर्ल्ड, दूसरी दुनिया कहा जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन आया है बच्चों की दूसरी दुनिया क्या है, तो याद रखना है ईस्ट यूरोप की जो कंट्रीज हैं,
ठीक है, जिसको सोवियत यूनियन ने क्या कराया था, जिसको सोवियत यूनियन ने आजाद कराया था, फिर उस पर अपना कंट्रोल स्थापित कर लिया, इन्हीं देशों को बोलते हैं सोशलिस्ट खेमे, अपन बोल सकते हैं सोशलिस्ट ब्लॉक के देश, समाजवादी खेमे के देश, या फिर सेकंड वर्ल्ड, दूसरी दुनिया इन्हें कहा जाता है। कंप्लीट है बच्चों यहाँ तक। और आगे बात करें बच्चों तो सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद में अमेरिका को छोड़ दें तो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा डेवलपमेंट जिसमें हुआ था, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा विकास जिसमें हुआ था, वो था सोवियत यूनियन, सोवियत संघ। वो क्या था? सोवियत यूनियन था बच्चों। सोवियत यूनियन के पास कम्युनिकेशन, टेली कम्युनिकेशन बहुत अच्छा था। सोवियत यूनियन के पास रिसोर्सेज बहुत अच्छे थे। सोवियत यूनियन के पास मिनरल्स बहुत अच्छे थे, लोहा था, इस्पात था, खनिज था, सब कुछ था। और सोवियत यूनियन के पास अगर मैं आपसे बात करूं तो एक देश को दूसरे देश के साथ कनेक्ट करने के लिए व्हीकल्स बहुत अच्छे थे, साधन अवेलेबल थे कि भाई एक देश के लोग दूसरे देश में आसानी से आ जा सकें। तो सबसे ज्यादा डेवलपमेंट अगर देखा गया था सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद में अमेरिका के बाद सेकंड नंबर का जो नंबर आता है, सेकंड नंबर पर जो आता है वो है सोवियत ब्लॉक। कौन है वो? याद रखना है, सोवियत ब्लॉक है। कंप्लीट है यहां तक। और सोवियत ब्लॉक में पिन से लेके कार तक, जो एक पिन होता है, पिन से लेके कार तक सब कुछ बनता था भाई। और कितना डेवलपमेंट चाहिए यार, इतना डेवलपमेंट था सोवियत यूनियन में। और सोवियत यूनियन अपने सिटीजन्स को हर चीज प्रोवाइड कराता था जो उनकी लाइवलीहुड के लिए जरूरी है, जो उनके जीवन के लिए जरूरी है, जैसे कि स्वास्थ्य सुविधाएं, जैसे कि बच्चों के लिए शिक्षा, वेलफेयर स्कीम, उनके जीवन को आगे बढ़ाने के लिए अलग अलग प्रकार की स्कीम, अलग अलग प्रकार के एम्प्लॉयमेंट, सब कुछ प्रोवाइड कराता था। कौन? सोवियत यूनियन। तो अपन बोल सकते हैं सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद में अमेरिका के बाद में जिसकी अर्थव्यवस्था सबसे ज्यादा थी वो कौन था? सोवियत यूनियन। यहां तक कंप्लीट है बच्चों। हालांकि अपन बात करें तो इन सब संसाधनों पर कंट्रोल किसका था, या इन सब संसाधनों पर हक किसका था? तो इन सब संसाधनों पर हक था भाई स्टेट का, सरकार का, राज्य का, देश का। सिंपल बात। सब कुछ सही चल रहा था भाई, सब कुछ वेल सेटल्ड चल रहा था। फिर होता है सोवियत यूनियन में ब्यूरोक्रेटिक फॉर्म का आना। कुल मिलाकर के ब्यूरोक्रेटिक फॉर्म क्या है कि भाई यहां पर नौकरशाही का शिकंजा कसता चला गया, मतलब ब्यूरोक्रेटिक फॉर्म ज्यादा ही खराब होने लगा यहां पर। तो लोगों ने फिर क्या किया, सोवियत ब्लॉक जो था, सोवियत यूनियन जो था, उसके अपोज में बातें करना स्टार्ट कर दी। ठीक है। हाँ, अगर अपन बात करें कि सोवियत ब्लॉक में एक पार्टी तो थी, सोवियत यूनियन में एक पार्टी तो थी, कौन सी? कम्युनिस्ट पार्टी। पर उस कम्युनिस्ट पार्टी में भाई किसी भी ओपोजिशन पार्टी को जगह नहीं है, मतलब वहां पर कोई भी ओपोजिशन पार्टी आ ही नहीं सकती। वही पोजीशन वाली है, वही ओपोजिशन वाली है, तो फिर कैसे काम चलेगा भैया? बिना ओपोजिशन के डेमोक्रेसी हो ही नहीं सकती। और जब डेमोक्रेसी नहीं हो सकती तो बिना डेमोक्रेसी के और बिना फ्रीडम ऑफ स्पीच के, कि भाई बिना फ्रीडम ऑफ स्पीच बोलने की आजादी नहीं थी वहां के लोगों को, क्योंकि भाई डेमोक्रेसी नहीं है। डेमोक्रेसी नहीं बची, क्यों नहीं बची? क्योंकि वहां की पार्टी में किसी ओपोजिशन पार्टी को जगह नहीं थी। तो फिर लोगों ने अपनी बातों को, तो फिर लोगों ने अपने विचारों को कहानी, चुटकुले, कविताओं में कहना स्टार्ट किया। किसमें कहना स्टार्ट किया? कहानियों में, चुटकुलों में, कविताओं में कहना स्टार्ट किया। और धीरे 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 लोग क्या होने लगे? सोवियत यूनियन की गवर्नमेंट से नाराज होने लगे। अब ये लोग क्या करेंगे, अब ये जनता क्या करेगी? एक अपना ही अलग ब्लॉक बनाएगी सोवियत यूनियन से हट करके। तो यहां तक भी आपको सारी बात समझ में आ गई होगी बच्चों। तो फिर वही क्या हुआ, यहाँ की जनता ने सरकार के मतलब सरकार के अलावा 15 रिपब्लिक्स को मिला करके, 15 गणराज्य को मिला करके अपना एक सोवियत यूनियन यहाँ की जनता ने बना लिया। और जब सरकार के सामने उसको रखा, उस मॉडल को रखा, तो पार्टी ने मना कर दिया, कम्युनिस्ट पार्टी ने इनकार कर दिया कि ना, ये नहीं चलेगा, जो सोवियत सिस्टम चल रहा है वही चलेगा। जनता भाई इस पर बहुत नाराज हो गई कि यार ये तो बहुत गलत हो गया, ये तो प्रॉब्लम हो गई है बहुत सारी, ठीक है, ऐसे कैसे कर रहे हो तुम? तो फिर क्या हुआ भाई कि पार्टी ने मना कर दिया। और इन 15 में से अगर अपन बात करें, जो 15 रिपब्लिक्स को मिलाया गया, रूस जो कि 15वें नंबर पर आता था, लेकिन रूस को हर चीज में प्रायोरिटी दी जा रही थी बच्चों, ठीक है, क्योंकि यूएसएसआर भाई, तो रूस को हर चीज में क्या मिल रही थी? प्रायोरिटी मिल रही थी। फिर बाद में धीरे धीरे सिस्टम और खराब होता चला गया, और खराब होता चला गया। और फिर क्या हुआ, जो सोवियत सिस्टम है वो वहां के नागरिकों की जो इकोनॉमिक कंडीशन है उनको नहीं संभाल पा रहा था, प्लस जो एसेंशियल चीजें हैं, जो बहुत जरूरी चीजें हैं, वो जरूरी डिमांड है, उनको भी पूरा नहीं कर पा रहा था। जब ये सारी बातें हुई तो लोग और नाराज हुए। धीरे धीरे जाकर के 1970 तक, 1970 तक सोवियत सिस्टम लड़खड़ाने लगा। सोवियत सिस्टम अब धीरे धीरे कमजोर होने लगा है। फिर बाद में एक और मुद्दा निकल के आता है कि भैया 1979 में सोवियत सिस्टम ने क्या किया, इसने क्या किया है भाई, सोवियत सिस्टम ने अफगानिस्तान में अलग से हस्तक्षेप कर दिया, अफगानिस्तान के मुद्दों में अलग चला गया ये।
तो ठीक है, तो वहां से भी इसको नुकसान झेलना पड़ा। फिर 1970 में क्या हुआ कि भाई 1970 में ही सोवियत प्रणाली जो थी वो धीरे धीरे लड़खड़ा गई थी, यहाँ तक कंप्लीट आपका हो गया होगा। हाँ, अफगानिस्तान में बात करें हस्तक्षेप करने की तो 1979 में किया था, उसका नुकसान भी इसको झेलना पड़ा था। तो यहाँ के लोग इससे काफी नाराज हो गए थे, क्योंकि उनकी भाई एसेंशियल डिमांड भी पूरी नहीं हो पा रही थी, आवश्यक जरूरतें भी पूरी नहीं हो पा रही थी। तो ये आपका पहला वाला टॉपिक है जो बच्चों आपकी बुक का है कि सोवियत प्रणाली क्या है, सोवियत सिस्टम क्या है, ये मैंने आपको कंप्लीट बता दिया है एज अ स्टोरी की फॉर्म में। आप इसको सुने, फिर एक बार आप नोट्स पढ़ें, पूरा की पूरा कंप्लीट हो जाएगा।